कि आप फ्यूचर में उसका साथ दे पाओगे या नहीं। उसके बाद का सवाल आता है उसका नंबर, मेरा मतलब मोबाइल नंबर नहीं। आपके रहन सहन के लिए आपकी आरामदायक सैलरी क्या है। वैसे दोस्तों, ये सवाल अपनी पहली ही मीटिंग में मत पूछ लेना। और एक सवाल जो मैं आपको बताने वाला हूं वो तभी पूछना जब आपको अपना रिश्ता पक्का होने वाला हो, तभी पूछना। आपका क्रेडिट कैसा है। आपका रिश्ता पक्का हो जाए तो आपको याद रखना है कि सुख दुख में तो साथ देना ही है, और एक दूसरे से खुद के मनी रिलेशनशिप के बारे में बात करनी है। जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को सलाह भी देनी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक खेल है। लाइफ में आपने जान लिया कि आपको क्या करना है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो सिर्फ जानने तक ही इस बात को लिमिटेड मत रखिए। किसी चीज को जानने से सिर्फ 50% काम ही पूरा होता है। बाकी का 50% आपको उस चीज को मैनेज करने से, उस चीज को अपने लाइफ में फॉलो करने से मिलेगा। किसी चीज का अरेंजमेंट करने से हम ज्यादा क्लियर और फोकस रहते हैं। जब सब कुछ सोच के हिसाब से चलता है तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब आयोजन में ग्रुप की कमी की वजह से आपको चिंता होगी, काम बीच में बिगड़ जाएगा, तो आप कंफ्यूज होंगे। अरेंजमेंट हम बनाते ही इसीलिए है कि आगे के सफर में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, मगर अरेंजमेंट के मुताबिक काम ना हो तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे पानी में पत्थर मारने से पानी में कैसी वेव्स हो जाती हैं, वैसे ही हमारा मन अशांत हो जाता है। अब प्रश्न यह है कि इससे बाहर कैसे निकले। डोंट वरी, मैं आपको अभिमन्यु नहीं बनने दूंगा। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के 3 रास्ते हैं। सबसे पहला, आपने कहां से शुरुआत की है वो जाने, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज और गोल्स को समझे। दूसरा, जो आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लक्ष्यों से आपको दूर कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को पकड़े और उसे दूर करें। कई बार ये प्रॉब्लम हमारे इमोशन से जुड़ी हुई हो सकती है, और लाइफ में कभी क्या रखना और क्या नहीं रखना ये पसंद करना बहुत कठिन होता है। लेकिन हमें प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए कठिन फैसले लेने ही होंगे। अब आखिरी बात, जब हमने प्रॉब्लम को पकड़कर उसे दूर कर दिया है तो अब सही आदत को अपनाना होगा। उसके लिए कमिटेड रहना होगा। जीवन की रेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक खेल है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, याद है ना। इस खेल में डटे रहना है आपको, लेकिन कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। अपनी प्रायोरिटी और गोल्स को बनाएं। इसे बनाने से पहले आपको यह जानना होगा कि आप कौन हैं और आप अपने जीवन में क्या चाहते हो। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल प्रायोरिटी को अलग रखना होगा। पर्सनल प्रायोरिटी में आएगा परिवार की रक्षा करना, घर को संभालना, लाइफ में मजे करना, और प्रोफेशनल प्रायोरिटी में आएगा अपने काम की नीड्स को समझना, जॉब के साथ अपने करियर का भी विकास करना, फायदे की जड़ तक पहुंचना। यह हुई प्रायोरिटी की बात। अब बात गोल्स की। आपने कभी दोस्तों के साथ गोवा जाने की प्लानिंग की है? कब शादी करनी है ये सोचा है? ये सारी बातें आपके पर्सनल लक्ष्य में गिनी जाएंगी। जबकि 9 to 5 की जॉब छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है, ऑफिस खरीदना, ये सब आएगा प्रोफेशनल लक्ष्य में। आप आज कहां खड़े हो और आगे कहां जाना चाहते हो, यह सबसे पहला स्टेप है। आपके लक्ष्य और प्रायोरिटी के बीच जो भी आ रहा है उसको साफ करें। गलत दोस्ती ऐसा रिश्ता है जो लंबे समय तक नहीं टिकने वाला हो। यह सारी अव्यवस्था को साफ करने से पहले अपने भावनाओं को कंट्रोल करना सीखना होगा। जब सब कुछ क्लियर हो जाए तब आपका कर्तव्य बनता है कि अपनी लाइफ की गाड़ी को पटरी पर लेके आए। मतलब ऐसी आदत अपनाएं जो आपको मदद करे। ये आदतें कौन सी होनी चाहिए ये भी हम समझते हैं। अगर आपको कुछ चीज ना मिल रही हो, आपके हिसाब से कुछ ना हो रहा हो, तो गुस्सा मत होइए। गुस्सा करने से बात बिगड़ती है, सुधरती नहीं। अपने लक्ष्य की डेडलाइन बनाएं। मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत मेहनत करो, पर कब तक आपको मेहनत करनी है? एग्जाम आए तब तक। लेकिन आप बस मेहनत ही करते जाओ और देखो ही नहीं कि एग्जाम कब आ रही है, तो कोई फायदा होगा? हमारे यहाँ एग्जाम के पहले भी एक एग्जाम ली जाती है ताकि आप फाइनल एग्जाम के लिए हमेशा तैयार हो। बस फाइनेंशियल लाइफ में भी ऐसा ही है। बीमा भरना हो या किसी चीज का बिल भरना हो, उसकी डेडलाइन आए उससे पहले अपनी एक डेडलाइन बनाएं ताकि आपको याद रहे। पता है, मैंने आपसे एक बात की थी मनी बडी के बारे में।
ये भी आपको मदद कर सकते हैं। जैसे घर में माँ, पापा या भाई बहन, उनको अपनी डेडलाइन कह के रखो, वो आपको याद करवा देंगे। ये हुई खर्च की बात। अब सेविंग्स के बारे में। आपकी सैलरी जो भी हो, आपकी सैलरी में से हर मंथ कुछ % की अमाउंट सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिकली चली जाए, ऐसी सेटिंग करनी होगी। जब आप अपनी लाइफ में अपनी सोची हुई फाइनेंशियल प्रोसेसेस के हिसाब से चलते होंगे तो कई बार ऐसा आएगा कि आपने जो नहीं सोचा वो सिचुएशन आपके सामने आ गई, या फिर आपने जितना खर्च करने के बारे में सोचा था उससे ज्यादा का खर्च हो गया। अब डोंट वरी, ऐसे बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ऐसी सिचुएशन में मन को थोड़ी देर सबसे अलग कर लीजिए और फिर से अपना फाइनेंशियल बैलेंस बनाना शुरू कीजिए। कभी हारिए मत, और रुकने का मतलब हारना नहीं होता मेरे दोस्त। कई बार फाइनेंशियल लाइफ में सिचुएशन बिगड़ जाती है तो उसकी एक वजह हमारी हैबिट हो सकती है। उस बुरी आदत को ढूंढिए। 7 दिन में आप पैसा कितना खर्च कर रहे हो वो देखिए। पैसा ज्यादा खर्च करने की बुरी आदत के बारे में सब पता चल जाएगा। जब सब समझ में आ जाए कि समस्या क्या है, कौन सी आदत को बदलना है, तो अब आपको खुद से एक वादा करना होगा। हर महीने फिक्स पेमेंट है, उसे आपको महीने की पहली तारीख को ही भर देना है ताकि भूलने की संभावना ना रहे। वैसे फाइनेंस को हर बार ऑफलाइन भरना जरूरी है क्या? नो डाउट आप में से कई लोग फाइनेंशियल पेमेंट में ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करते होंगे। समय के साथ चलना अच्छी बात है। आजकल कितने सारे टूल्स आ गए हैं। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तो फाइनेंस में आपको हेल्प मिले ऐसे ऐप भी आ गए हैं। कई बार ऑनलाइन फ्रॉड के किस्से सामने आते हैं, लेकिन अगर हम सावधानी से काम करें तो नुकसान होने की संभावना कम हो जाती है। हो सकता है कि आपके कई सारे ऑनलाइन अकाउंट हो। अगर किसी एक का पासवर्ड आप भूल गए तो सब अकाउंट के पासवर्ड की हार्ड कॉपी भी अपने पास रखिए। अपनी सारी फाइल्स और डेटा भी एक हार्ड ड्राइव में रखिए ताकि कभी पीसी या लैपटॉप हैक हो जाए तो आपका डेटा आपके पास रहे। हम सुबह उठने के लिए अलार्म रखते हैं ताकि उसकी आवाज से हम उठ जाएं। अपने गोल को याद रखने के लिए आप क्या करते हैं? ऑथर ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है कि आप एक अच्छा सा कलर बोर्ड लेके आए, उस पर अपना गोल लिख दें और वो आपके सामने रहे उस तरह से रख दें। पता है, हम स्कूल में जब टीचर कुछ याद रखने के लिए देती थी तो उसे एक पेपर पर लिखकर कमरे की वॉल पे चिपका लेते थे। बस कुछ ऐसा ही। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि अपने फाइनेंशियल प्लान को बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए थोड़े थोड़े समय के बाद अपने लक्ष्य को फिर से देखिए। जो भी प्रॉब्लम आए उसे सॉल्व करके अपनी गाड़ी को पटरी पर लाएं। लास्ट में अच्छी फाइनेंशियल आदत को अपनाएं। आप सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि खुद से ज्यादा खुद के पैसे की परवाह कोई नहीं करता। फाइनेंशियल प्लान बनाएं, सेविंग करें और खर्च पर कंट्रोल करना खुद ही सीखना होगा। जब आप कोई डिसीजन करो तब सामने कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ना मिले तब तक अपने डिसीजन को चेंज मत कीजिए। आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को लेने के लिए इंडिपेंडेंट है। डिसीजन लेते वक्त किसी पर डिपेंड मत रहिए। जैसे मैंने आपसे पहले कहा है, आपके पैसे की परवाह आपसे ज्यादा और कोई नहीं कर सकता। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, कभी ना कभी वो गलती करता है और हम अपनी गलतियों से ही तो सीखते हैं। जब भी कोई डिसीजन लें, पहले अपने हिस्ट्री में चेक कर लीजिए। जो भी गलतियां पहले हुई हो वो दूसरी बार ना हो। आप अपनी वकालत तब भी कर सकते हो जब आपको पता हो कि आपका क्रेडिट कैसे खराब हुआ। जब आप समझ लो कि आपको क्या नहीं करना है, आपको क्या करना है, वो क्लियर हो जाएगा। जब आप कुछ चीज खरीदने जाते हो, इंटरनेट से कोई चीज मंगवाई हो या बॉन्ड खरीदे हो, सबसे पहले आपको उसकी टर्म्स एंड कंडीशन समझनी होगी। तभी आप अपने हक के बारे में जान पाएंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने जो भी डिसीजन लिया है उस पे आपको अटल रहना होगा। महीने में एक बार तो आपको आपके बैंक की स्टेटमेंट चेक करनी होगी ताकि आपको खर्च के बारे में पता चलता रहे। बुरे वक्त में आपको खुद को ही सिचुएशन को संभालना होता है। इसीलिए अगर आप प्लान ए बना रहे हो तो आपके पास बैकअप में प्लान बी भी होना चाहिए। सेफ साइड सोच के ही रखिए। दुनिया में कोई भी चीज रिस्क फ्री नहीं होती। हमने पहले बात की थी कि हर चीज का एक प्राइस टैग होता है। ये बात को ध्यान में रखते हुए हमें कोई भी डिसीजन लेने चाहिए। फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में भी सोचना चाहिए।
अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के आप जो फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो, आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना है। फाइनेंशियल एडवोकेट होने का मतलब है अपने अधिकार के लिए खड़े होना और अपने पैसों की रक्षा करना। अब आपकी फाइनेंशियल लाइफ में एक और बात जो आपको जाननी है वो ये है कि जीवन में वैल्यूएबल बने। किसी इंसान ने खूब कहा है, सफल आदमी होने की कोशिश मत करो, वैल्यूएबल इंसान बनो। लाइफ को वैल्यूएबल बनाना बड़ा लक्ष्य है जो आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा। तो ये वैल्यूएबल लाइफ हमें क्या देती है? सबसे पहले खुशी देती है और दूसरा विरासत को छोड़ने के लिए कहता है। जब आप वैल्यूएबल लाइफ को अपनाते हो तब छोटा या बड़ा कोई भी फाइनेंशियल कदम उठाने से पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। जब आपको फाइनेंस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा तो आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप खुद को सेफ भी महसूस करेंगे। पेमेंट के सब्जेक्ट में आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको समझ आ जाएगा कि आपको पेमेंट कैश में करना है या चेक से। कोई भी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजेबल है, तो इसका अर्थ यह है कि आप प्रोबेबली हर नुकसान को संभालने के लिए तैयार है। आपको जांच करनी होगी कि आपके लिए क्या अफोर्डेबल है और क्या नहीं। अगर आप कोई विशेष फाइनेंशियल डिसीजन को अफोर्ड कर सकते हो तो याद रहे उसके कर्ज के जाल में कभी मत फंसना। थोड़े थोड़े पैसे जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन ये थोड़े पैसे कब कर्ज की जाल बन जाएगा आप समझ नहीं पाओगे। अगर आपको कोई खास चीज खरीदने के लिए ज्यादा ही कर्ज लेना पड़ रहा हो तो रुक जाइए। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है? अगर आप कंफ्यूज हो तो फिर से अपने लक्ष्य और बजट को रीचेक कीजिए। ऐसे में परचेज ज्यादा करना आपके लिए अनअफोर्डेबल कदम साबित होगा। आपको शॉपिंग करने का शौक है? मैं भी क्या सवाल पूछ रहा हूं, किसको नहीं पसंद? और हम त्योहार में या खुशियों के दिनों के लिए शॉपिंग करते ही हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप शॉपिंग करने में क्या यूज करते हो, कैश या क्रेडिट कार्ड? मेरा एक दोस्त है जो ये सोचता है कि कैश जल्दी खत्म हो जाती है और वो क्रेडिट कार्ड ही यूज करता है। उससे क्या है कि आप अपनी कैपेसिटी से 20% ज्यादा खर्च कर सकते हो। आजकल का जमाना पेटीएम और गूगल पे करने का आ गया है जो इलेक्ट्रॉनिक कैश ही है। कैश या इलेक्ट्रॉनिक कैश का इस्तेमाल करना स्मार्ट डिसीजन है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आप कैश या इलेक्ट्रॉनिक कैश का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको बैंक से आए हुए ईमेल्स और टेक्स्ट से अलर्ट रहना होगा। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इमरजेंसी की सिचुएशन में ही करें। और हां, अपनी ओल्ड क्रेडिट अकाउंट को क्लोज मत कीजिए। ऐसा करके अपने क्रेडिट स्कोर को क्यों खत्म करना है? किसी चीज को परचेज करने का डिसीजन आपके लिए कब फायदेमंद रहेगा, ये जानने के लिए आपको ये सोचना होगा कि परचेज की हुई चीज की यूटिलाइजेशन क्या है, क्योंकि यूटिलाइजेशन आपके उद्देश्य का माप है। जब आप यूटिलाइजेशन को समझ लेंगे तो आपको आपके लिए फाइनेंशियल डिसीजन सही है या नहीं ये समझने में मदद करेगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि ज्यादा महंगी चीज खरीदने से हम अच्छा फील करते हैं। बहुत सारे लोगों का कॉमन बिहेवियर हो चुका है कि अगर उनके सामने 2 चीज रखी हो तो उनमें से महंगी चीज लेना वो प्रेफर करेंगे। क्या ये सही सोच है? हम अपने मनी डिसीजन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? ये सवाल आपका होगा। उत्तर मैं देता हूं। अगर कोई चीज आप परचेज कर रहे हो तो ये जान लो कि इसके जैसी कोई चीज अवेलेबल है या नहीं, और आपके लिए उन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन पसंद करना ठीक रहेगा। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। आपने 5 लाख की गाड़ी ली और सोच रहे हो कि सीट कवर में 50,000 खर्च कर लूं, मगर आप 50,000 के सीट कवर के सामने अपने घर में सोफा सेट ले सकते हो जिसकी आपको ज्यादा जरूरत है। तो आपको अपना दूसरा ऑप्शन पसंद करना होगा। दूसरा ऑप्शन आपके लिए ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा ऑप्शन ज्यादा उलझन। अगर आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको आपका बजट मालूम होना जरूरी है। बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे आपको ललचाने के लिए, मगर आपको आपकी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, क्योंकि हम छोटे बच्चे नहीं रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और हमें क्या लेना है। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो, कभी किसी चीज या टाइम के प्रेशर में नहीं लेना चाहिए। पहले 10 मिनट
मन को शांत कर लीजिए। जब मन शांत होगा, आप बेहतर डिसीजन ले पाओगे। परचेज की हुई चीज की यूजफुलनेस और एबिलिटी जब आप समझ लेते हो, तो आपका अगला काम है इस फाइनेंशियल कदम के असर को जानना। क्या ये आपके जीवन में आराम के साथ कोई समझौता करेगा? हम सब यही सोचते हैं कि अच्छी जॉब के लिए अच्छी डिग्री होनी चाहिए, फिर आगे जाके अच्छी डिग्री के लिए हम लोन लेते हैं। दो प्रकार के लोग लोन लेते हैं। एक ये सोचते हैं कि लोन लेना नौकरी छोड़ने से बेहतर है। कोई ये सोचता है कि लोन लेकर पढ़ाई करना, खुद पे इन्वेस्टमेंट करना ही हुआ। इनमें से आपकी सोच कौन सी है? एक बात बताऊं दोस्तों, लाइफ की रियल वैल्यू स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने में नहीं है। रियल वैल्यू तो तब है जब आप खुद पे इन्वेस्ट करो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग करो, जिम में जाओ, साल में एक बार ट्रैवलिंग करो। हम सब अपनी लाइफ में सेफ प्लानिंग करके चलते हैं, लेकिन क्या आपके पास रिस्क को हैंडल करने की कैपेसिटी है? जब भी अपना प्लान ए बनाओ, याद रखो आपको प्लान बी भी साथ में रेडी करना चाहिए। हम प्लानिंग की बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम ये जानते हैं कि आपका फाइनेंशियल डिसीजन आप कैसे खर्च करते हो इसमें नहीं, बल्कि आप कैसे सेव और इन्वेस्ट करते हो उस पर है। कभी ऐसा हुआ कि खर्चे धीरे धीरे कम होते जा रहे हो? ऐसा कभी होगा भी नहीं। हमारी जरूरत के हिसाब से खर्चे बढ़ते ही जाएंगे। हमें छोटे छोटे एडजस्टमेंट करके कुछ रकम को अपने अकाउंट में सेव करना है। और ऐसा नहीं है कि आपकी सेविंग अकाउंट में कोई कमाई नहीं होगी। सेविंग अकाउंट में पैसे रखना सेफ है। क्या आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में जानते हैं? यह आपको मैच्योरिटी की दर से अधिक और अधिक इंटरेस्ट रेट देता है। क्या आप 5 साल आगे की सोच पाते हो? फाइनेंशियली हमें स्ट्रॉन्ग बनना है तो हमें सेविंग्स करनी पड़ेगी। लाइफ में सेविंग्स दो वजह से की जाती है, एक रेनी डेज के लिए और एक रिटायरमेंट के लिए। रेनी डेज यानी लाइफ में आने वाली शॉर्ट टर्म इमरजेंसी, जैसे एक्सीडेंट हो जाना, और दूसरी सेविंग्स हमारी लाइफ के 30-40 साल के बाद की सुरक्षा के लिए आज से सेविंग्स करना शुरू करते हैं। आप बोलेंगे कि इमरजेंसी सेविंग्स हो गई है, रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स की तैयारी हमने शुरू कर दी, पर इन दोनों के बीच के टाइम का क्या? जैसे आप अपनी फैमिली शुरू करना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो, तो अपना करियर पाथ को बदलना चाहते हो, तो आपके फाइनेंस को संभालने में कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, इसके लिए आपको एक प्लान की जरूरत है। आज से ही आपको अगले 5 साल का अनुमान लगाना शुरू करना होगा। सबसे पहले ये जानिए कि आप अभी कहां पर हो। मतलब मुझे सुनते सुनते आप सोफे पे बैठे हुए हो या व्हीकल चला रहे हो, ऐसा नहीं। अगर आप जानना चाहते हो कि आप अभी कहां पर हो, तो अपने आप से ये सवाल पूछो, मेरे पास अभी कितनी सेविंग्स है, कितना कर्ज है अभी मेरे पास, मेरा क्रेडिट स्कोर क्या है, अभी मेरी जॉब कितनी सेफ है। मतलब आप ये जॉब अगले 5 साल तक कंटिन्यू कर पाओगे? जब पैसों को संभालने की बात आती है, तब मेरी प्रॉब्लम क्या है और क्यों है? इन सवालों से आप ये जान लेंगे कि आप अभी कहां पर हो। अब ये सोचो कि आपको कहां पे जाना है। एक पेपर और पेन लेकर बैठो। अगले 5 साल का पर्सनल, फाइनेंशियल और प्रोफेशनल लक्ष्य को नोट डाउन करो। खुद से पूछो कि क्या बदलाव करना ठीक रहेगा। अगर आप ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो, या अपना करियर बदलना चाहते हो तो